अस्सलाम वालेकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार को अमीर अल्तबर की हवेली में रंगे हाथों पकड़े हुए देखा और इन्हें पकड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि तुरना खातून ही होती हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत तुरना खातून से होती है। तुरना सांजार को अचानक से देखकर इनसे कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांजार कहता है, ये आपके सवालात के जवाबात खोजने की जगह नहीं है अमीर की बेटी, मुझे जाने दे। लेकिन तुरना खातून गुस्से में कहती हैं, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, फिर मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। सांजार कहता है, मेरा एक दोस्त कैदियों में शामिल है, मैं इसे बचाने के लिए आया हूँ। तुरना खातून गुस्से में कहती हैं, बाबा को तुम्हारा मुक्का मारने की वजह अब मुझे समझ आ गई है। तुम ना तो सुल्तान को बचाने वाले कोई जंगजू हो और ना ही कोई बहादुर कबायली हो, तुम तो सिर्फ बातिनी जासूस हो। इतने में कुछ सिपाहियों की आवाज आती है जो एक दूसरे से कह रहे होते हैं, जल्दी से हर जगह तलाश करो। सांजार इस दौरान कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, और अगर मैं पकड़ा गया तो आप कभी सच्चाई नहीं जान सकेंगी, ये आपकी ही गलती होगी, इसके बाद आपको पछतावा होगा। दोस्तों, तुरना खातून फौरन अपना इरादा बदलती हैं और कहती हैं, चलो मेरे साथ आओ। तुरना खातून सांजार को एक महफूज मकाम की तरफ लेकर चली जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में एल्चन खातून दिखाई जाती हैं जो कि अपना तीर छोड़ती हैं, जो कि सुल्तान मलक शाह के नजदीक एक सांप को जा लगता है जो कि सुल्तान मलक शाह को डसने ही वाला था। लेकिन हाजब कमच समेत कुछ सिपाही एल्चन खातून को घेर लेते हैं और कुछ सिपाही फौरन सुल्तान को हिफाजती ढालों में लेते हैं। लेकिन जब सुल्तान मलक शाह अपने नजदीक एक सांप को मरा हुआ देखते हैं तो फौरन सिपाहियों से कहते हैं, तलवारें हटा दो। सिपाही फौरन एल्चन खातून के गले से तलवारें नीचे कर लेते हैं। जबकि मलक तापार भी सुल्तान के नजदीक आता है। फिर एल्चन खातून कहती हैं, मैंने सुल्तान को नुकसान पहुंचाने वाले की तरफ अपने तीर का निशाना किया है मलक हजरत, आप देख सकते हैं। और अगर आपने सुल्तान के नजदीक सांप को आते हुए देखा होता तो मुझे तीर से निशाना लेने की जरूरत ना पड़ती और ना ही आप मुझे गलत समझते। फिर सुल्तान मलक शाह आगे बढ़ते हैं और एल्चन खातून से कहते हैं, आपने अपनी उकाबी नजर से और निशाना लगाने की सलाहियत से ये साबित किया है कि आप एक माहिर शिकारी हैं, लेकिन अगली दफा सुल्तान की तरफ तीर का निशाना लेने में मोहतात रहिएगा और अगर जरूरत पड़े तो तीर चलाने से पहले आवाज दें, वरना ऐसा ना हो कि कोई तीर आपका ही शिकार कर ले। सुल्तान मलक शाह मुस्कुराते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जबकि फिर दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है जो कि तुरना खातून से कहता है, हकीकत वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगी अमीर की बेटी, अब मुझे जाने दे। लेकिन तुरना खातून सांजार का रास्ता रोक लेती हैं और कहती हैं, पहले मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं, तो मैं तुम्हें फिर जाने दूंगी। सांजार कहता है, आप मुझ पर एतमाद करके इंतजार करेंगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आप मेरे रास्ते से हट जाएं या मैं जबरदस्ती यहाँ से चला जाऊंगा। तुरना खातून कहती हैं, तुमने जो मेरे बाबा के साथ किया है क्या वो मेरे साथ भी करोगे? सांजार कहता है, मुझे परेशान ना करें। सांजार यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तुरना खातून इसके गले पर खंजर रख कर इसे दबाती हैं और कहती हैं, रुक जाओ जरा, ये इतना भी आसान नहीं है। जब तक तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगे तुम एक भी कदम आगे नहीं उठा सकोगे। सांजार कहता है, मुहाफिज जल्द ही जिंदान तक पहुँच जाएंगे, मुझे मेरे दोस्त को बचाने दे, अब मुझे जाने दे। तुरना खातून कहती हैं, तुम्हारे बहुत से चेहरे हैं, मुझे मालूम है कि मुझे किस पर एतमाद करना चाहिए। सांजार इतने में फौरन एक रुमाल निकालता है जिस पर बेहोश करने वाला महलूल लगा होता है। सांजार साथ में कहता है, मैंने आपको खबरदार किया था अमीर की बेटी। फिर दोस्तों सांजार तुरना खातून के मुंह पर ये रुमाल रख देता है और इससे तुरना खातून चिल्लाती हुई आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो जाती हैं। और फिर फौरन सांजार तुरना खातून को एक जगह लटाकर खुद यहाँ से जिंदान की तरफ रवाना हो जाता है। जबकि फिर जिंदान के अंदर रुस्तम दिखाया जाता है जो कि कहता है, शेख इमाम मुझे ताकत दे। जबकि असलान ताश इस दौरान बेहोश होता है, लेकिन फिर सांजार अचानक जिंदान का दरवाजा खोलने के लिए चाबी ताले में लगाता है और अंदर मौजूद असलान ताश जाग जाता है और कहता है, वो आ रहे हैं, हमारी जबान
जबान और मुंह बंद रहेंगे। रुस्तम कहता है, इन्हें आने दो मेरे भाई, वो हमें जितनी तकलीफ देंगे वो हमें इतनी ही ताकत भी देंगे। लेकिन इसी दौरान दो सिपाही जिंदान के बाहर सांजार को रंगे हाथों दरवाजा खोलते हुए पकड़ लेते हैं और सांजार परेशानी से पीछे मुड़कर देखता है। लेकिन इसी दौरान दो मजीद सिपाही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सांजार को पकड़ने वाले सिपाहियों को एक एक करके मारते हैं। सांजार हैरानगी से कहता है, तुम कौन हो? सिपाही कहता है, हम तुम्हें कुव्वत बख्शने वाले की जानब से यहाँ पर आए हैं। सांजार फिर निजामुल मुल्क का नाम लेता है, जबकि सिपाही एक चाबी सांजार को थमा देता है और कहता है, इनको जल्दी से बाहर ले जाओ और हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। दोस्तों, सिपाही फौरन बेहोश होने वाले फौजियों को महफूज मकाम की तरफ लेकर जाते हैं ताकि रास्ता साफ हो सके, जबकि सांजार जिंदान के दरवाजे को फौरन खोलता है और जिंदान के अंदर असलान ताश को पुकारता हुआ इसकी जंजीरें खोलने लगता है। जबकि रुस्तम कहता है, मेरे भाई तुम यहाँ अंदर किस तरह से दाखिल हो गए हो? सांजार असलान ताश को खोलता है और कहता है, अब फरार होने के बारे में सोचने का वक्त है। सांजार फौरन रुस्तम की भी जंजीरें खोलता है और कहता है, हमें अल्तबर के आदमियों से लड़ना पड़ सकता है, क्या तुम में इतनी ताकत है? असलान ताश कहता है, मैं लड़ सकता हूँ मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म से। फिर दोस्तों रुस्तम कहता है, तुमने हमें इन जालिमों के जिंदान से बचाया है और हमारी जान में जान आ गई है। सांजार कहता है, चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, जिंदान से बाहर निकलने के साथ ही कुछ सिपाही जो पहरे पर मामूर होते हैं फौरन लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाशें ही बाहर जा सकती हैं। फिर दोस्तों रुस्तम समेत सांजार और असलान ताश तीनों ही अल्तबर के फौजियों से लड़ना शुरू कर देते हैं और इस दौरान एक तलवार को रोकते हुए सांजार की हथेली भी जख्मी हो जाती है। लेकिन असलान ताश और रुस्तम चंद ही सेकंडों में तीनों मुहाफिजों को गिरा देते हैं। जबकि सांजार कहता है, मजीद सिपाहियों के आने से पहले फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर दोस्तों दूसरी जानब तैरकन खातून और माह मलिक दिखाई देती हैं। हादसे के बाद माह मलिक को अचानक से होश आता है और वो अपनी माँ तैरकन खातून को पुकारने लगती हैं। माह मलिक फौरन तैरकन खातून के पास आती हैं और कहती हैं, माँ मुझसे बात करें। इस दौरान दूर से एक काफिला घोड़े दौड़ाता हुआ इसी रास्ते की जानब आ रहा होता है। जबकि माह मलिक ये आवाजें सुनकर फौरन अपनी तलवार पकड़ती हैं और आगे रास्ते की तरफ आती हैं। दोस्तों, फिर इस काफिले का सरबराह माह मलिक को देखकर अपने वफद को रोक देता है। माह मलिक कहती हैं, आप अनातोलिया के तुर्कमान हैं। घुड़सवार कहता है, फिक्र ना करो, हम बागियों में से नहीं हैं, बल्कि मैं अनातोलिया का अमीर अबू अल कासम हूँ। दोस्तों, अमीर अबू अल कासम माह मलिक को अपनी मोहर दिखाता है और इससे कहता है, तुम कौन हो, बताओ हमें और यहाँ क्या हुआ है? माह मलिक कहती हैं, मैं सुल्तान मलक शाह की माह मलिक हूँ और वो मेरी माँ तैरकन खातून है। ये सुल्तान मलक शाह की खातून है। अबू अल कासम कहता है, आप फिक्र ना करें मलक हजरत, हम फौरन आपको महल पहुंच जाएंगे। अबू अल कासम अपने एक सिपाही को कहता है, फौरन इस्फहान जाओ और महल में मालजों को तैयार रखने का पैगाम दो। फिर दोस्तों अमीर अबू अल कासम दूसरे सिपाही को कहता है, फौरन से माल गाड़ी में मौजूद शिकार का सामान बाहर निकालो, हम सुल्तान की खातून और इनकी बेटी को महल में खैर खैरियत से लेकर जाएंगे। फिर दोस्तों सिपाही फौरन माल गाड़ी को ठीक करना शुरू कर देते हैं। जबकि अमीर अबू अल कासम कहता है, आप फिक्र ना करें मलक हजरत, मेरे सिपाही आपको सही सलामत महल तक ले जाएंगे। मैं खुद शिकार के मैदान में जा रहा हूँ। मैं सुल्तान मलक शाह को इस सब के बारे में बताता हूँ। अमीर अबू अल कासम फौरन अपना घोड़ा हवा की तरह दौड़ाता है और सुल्तान मलक शाह की जानब रवाना हो जाता है। जबकि माह मलिक फौरन अपनी वालदा के पास आती हैं और कहती हैं, अम्मी जान आप फिक्र ना करें, वो आ गए हैं, आप ठीक हो जाएंगी और हम बच जाएंगे, अपनी आंखें खोलें। जबकि तैरकन खातून कहती हैं, माह मलिक मेरे बच्चे को बचाओ। दोस्तों ये सुनकर माह मलिक रोने लगती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कीनिक कबीले में बाशोलो खातून दिखाई जाती हैं।
जहाँ बाशोलो खातून कपड़े लेकर अपने हैमे में आती हैं, लेकिन अचानक इनकी नजर सामने पड़े सरहाने पर पड़ती है और बाशोलो खातून ये देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि दोस्तों सांजार के सरहाने में एक तीर की नोक पेवस्त होती है और बाशोलो खातून सांजार का नाम लेकर फौरन आगे पीछे देखती हैं और फिर इनकी नजर फटे हुए इनके हैमे की तरफ पड़ती है, जहाँ से योरगोस रात को हैमे में दाखिल हुआ था। और ये देखकर बाशोलो खातून परेशानी से कोरकोत सरदार की तरफ चल पड़ती हैं। फिर दोस्तों अपने हैमे में दूसरी जानब खाना खाते हुए कोरकोत साहब दिखाए जाते हैं और इनकी बेटी नील परी और तोगान बेटा भी इनके साथ मौजूद होता है। लेकिन अचानक खैमे का दरवाजा खटकता है और बाशोलो खातून इजाजत लेकर मरकजी हैमे में आती हैं। बाशोलो खातून दस्तरख्वान पर आते साथ बगैर कुछ कहे एक तीर दस्तरख्वान पर फेंकती हैं और दोस्तों ये देखकर कोरकोत अता सरदार और इनका बेटा तोगान भी परेशान हो जाता है। कोरकोत साहब फौरन उठते हैं और तीर पकड़कर कहते हैं, ये क्या है बाशोलो खातून, क्या बात है, आप गुस्से में क्यों हैं? बाशोलो खातून फिर अपनी खामोशी तोड़ती हैं और कहती हैं, आज सुबह ये मुझे सांजार के तकिए में पेवस्त हुआ मिला था। नील परी भी ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, उन्होंने अंदर जाने का रास्ता भी निकाल लिया है। गुनाहगार लोग कबीले के आसपास घूमते हैं और उन्होंने मेरे हैमे का पिछला हिस्सा भी काट दिया है और चुपके से अंदर आ गए हैं। दोस्तों कोरकोत अता सरदार ये सुनकर अपना सर शर्मिंदगी से नीचे कर लेते हैं, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, इस कबीले के सिपाहियों का क्या फायदा है, क्या वो वाकई में इतने नाअहल हैं? कोरकोत अता फिर तोगान से कहते हैं, तोगान कौन हमारे कबीले में दाखिल होकर वापस चला गया है? तोगान कहता है, कोई भी नहीं हजूर, हमें नहीं मालूम। फिर दोस्तों सरदार की बेटी नील परी कहती है, कल जो ताजर आए थे वो यहाँ ही रहे थे हजूर। कोरकोत सरदार ये सुनकर बड़े गुस्से होते हैं, जबकि तोगान कहता है, इनकी माल गाड़ी का शाफ्ट टूट गया था और वो आज रात हमारे मेहमान थे और वो सुबह सवेरे यहाँ से चले गए हैं। कोरकोत अता कहते हैं, और उन्होंने सुबह ही अपना काम कर दिया था। जाहिर है कि उनका मकसद तजारत नहीं था बल्कि फितना अंगेजी था। दोस्तों कोरकोत साहब गुस्से से अपने बेटे तोगान से कहते हैं, तुमने इनके साथ किसी आदमी की जिम्मेदारी नहीं लगाई थी क्या? वो सारी रात यहाँ आजादाना घूमते रहे हैं। क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस तरह से कबीले का ख्याल रखते हो? तोगान कहता है, मेरे सरदार, हमने मजबूर लोगों को खुश आमदीद कहा था और ये हमने आपसे सीखा है। वो एक सख्त सूरत हाल में थे। कोरकोत अता कहते हैं, तुम्हें मेहरबान होने के साथ जिम्मेदार और नेकी करने का अहल भी होना चाहिए था और सरदार के नायब को अपनी गलती समझकर इसे कबूल करके खामोश हो जाना चाहिए। अब तुम 10 रातों के लिए मुहाफिज का फर्ज निभाओगे और अपने फर्ज को ठीक तौर पर ना निभाने वाले सिपाहियों की सजा 40 डंडे हैं। तोगान ये फैसला सुनकर बड़ा शर्मिंदा होता है, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, वो अजनबी काफर मेरे बेटे से क्या चाहते हैं? कोरकोत अता कहते हैं, बाशोलो खातून, पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बादल ही होते हैं और बहादुर कभी भी तूफानों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। आपके बेटे का दुश्मन हम सब का भी दुश्मन है, ये आप जान लें, और हम फिर से इस कबीले में ऐसी लापरवाही नहीं होने देंगे। बाशोलो खातून फिर अपना हाथ आगे करती हैं और कोरकोत अता सरदार टूटा हुआ तीर बाशोलो खातून को वापस दे देते हैं और बाशोलो खातून यहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। फिर दोस्तों बाशोलो खातून फौरन बालाबंद सिपाही जो के लोहार के पास अपना हंजर तेज कर रहा होता है इसके पास आती हैं और गुस्से से इसके तीर नीचे गिरा कर कहती हैं, दुश्मन तुम्हारे भाई के हैमे में दाखिल हो गए हैं और देखो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब तुम्हारे बनाए गए तीरों से दुश्मनों का निशाना लेने का वक्त आ गया है। बालाबन हैरानगी से बाशोलो खातून से कहता है, क्या हुआ बाशोलो अम्मा? बाशोलो खातून तीर निकालती हैं और कहती हैं, इसे फौरी तौर पर सांजार के पास ले जाओ। मुझे आज सुबह ये इसके तकिए पर मिला था। ये वाज़िया तौर पर एक खतरे की इलामत है, एक खतरा इसके ताकुब में है। इसे बताना कि वो अपनी आंखें खुली रखे। दोस्तों बालाबन कहता है, ये कब हुआ और किसने किया है? बाशोलो खातून कहती हैं, हमें यहाँ आने वाले ताजरों पर इसके बारे में शक है, लेकिन ये इंतजार करने का वक्त नहीं है बालाबन, जल्दी से जाओ। फिर दोस्तों फौरन बालाबन सांजार की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत
हिफाजत करना, इसे मुझसे दूर ना करना। फिर दोस्तों बालाबन फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर चला जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शालमजार दिखाया जाता है, जहां सांजार कैदी असलान ताश और रुस्तम को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और इस दौरान रास्ता साफ करने के लिए बोसकोश सिपाही आगे आगे चल रहा होता है, जबकि सांजार कहता है जल्द ही शालमजार के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रुस्तम कहता है मरकजी दरवाजे की हिफाजत होते हुए हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। सांजार कहता है मेरे पास 3 घोड़े मौजूद हैं, हम तूफान की तरह यहाँ से जा सकते हैं। इतने में दोस्तों कुछ सिपाही यहीं पास पहुँच जाते हैं और इनका कमांडर कहता है हर चीज को छान मारो, आज कोई भी शालमजार से बाहर नहीं जाएगा, जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो इसे अमीर अल्तबर के पास लेकर जाना है। इस दौरान आयदोदो और अयाज भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सिपाही बोसकोश को इशारा करते हैं और दोस्तों अल्तबर के सिपाही बोसकोश के जब नजदीक आते हैं तो बोसकोश फौरन इन्हें मारकर यहाँ से भाग निकलता है। इससे सिपाहियों का ध्यान दूसरी तरफ भटक जाता है और फौरन कैदियों की बजाय अल्तबर के सिपाही बोसकोश के पीछे भागते हैं। लेकिन इसी दौरान आयदोदो और अयाज भी फौरन एक जाल बिछाते हैं, जिससे सारे सिपाही गिर जाते हैं और मजीद 2 हिस्सों में बढ़कर असल शिकार से भटक जाते हैं। और इसका फायदा उठाकर सांजार कैदी असलान ताश और रुस्तम को लेकर शालमजार से निकलने के लिए रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी सरबराह अब्दुल मालिक दिखाया जाता है, जो कि एक वीरान जगह पर बैठा होता है और हसन सब्बाह भी यहीं इसके पास आता है और इसे बताता है कि मलक शाह शिकार के मैदानों में है। उसके महल वापस जाने से पहले मैं आपको जरूरी मालूमात देना चाहता था। अब्दुल मालिक कहता है क्या तुमने अंद्रयास को अच्छी तरह से डरा दिया है, क्या अब वो हमारे साथ है। हसन सब्बाह कहता है मैंने सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक ही किया है और मुझे कुछ ऐसी मालूमात मिली है कि आज तक जो कुछ हमने किया है इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अब्दुल मालिक हैरानगी से कहता है वो क्या है हसन। हसन सब्बाह कहता है कोवल किले के इर्द गिर्द मलक शाह की खुफिया अफवाज हैं। ऐसा लगता है कि ये अफवाज सुल्तान मलक शाह की कोवल किले मुहासरे के मंसूबे की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो मलक शाह का मंसूबा इसके साथ ही तबाह हो जाएगा। अब्दुल मालिक कहता है तुम हमारे पास ऐसी मालूमात लेकर आए हो हसन, जिससे ना सिर्फ हम सल्जूकों की कमर तोड़ देंगे बल्कि जब वक्त आएगा तो हम बाज़ंतीनी सल्तनत से जो चाहे हासिल भी कर लेंगे। अब मुझे बताओ वो खुफिया नफरी कहाँ पर तैनात है। फिर दोस्तों हसन सब्बाह अपने दाई आला को सारा वाकया तफसील से बताता है और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।